तो यारो टिकटॉक की हालत उस चोर की तरह हुई है, मोहल्ले में कहीं चोरी हुई ना तो सबसे पहले उसी चोर को धर लिया जाता है, उसी को फोड़ दिया जाता है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो YouTube वर्सेस टिकटॉक, इस टॉपिक पर हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, फिर भी आज अपन दोबारा इस फट्टे में टांग अड़ाएंगे, टांग ही नहीं पूरी बॉडी अड़ाएंगे। देखो अभी तक आप सभी को पता लग ही चुका रहेगा कि टिकटॉक की क्या हालत हुई है। प्ले स्टोर से निकाल दिया गया है और सिर्फ टिकटॉक ही नहीं है, ऐसे 69 एप्स इंडिया की गवर्नमेंट 69 प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ, 69 नहीं 59 बोलना था हमें, पता नहीं कैसे 69 निकला है। देखो यार, YouTube और TikTok को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने के लिए आपको YouTube और TikTok इन दोनों ऐप को सेपरेटली उनके पोटेंशियल से कंपेयर करना पड़ेगा। देखो दोनों के मोटो सबसे पहले तो बहुत ही डिफरेंट है। YouTube बेसिकली एक सर्च इंजन है जिस पर ना ही सिर्फ एंटरटेनमेंट बल्कि अपन हेल्प भी मांग सकते हैं। कुछ भी सवाल अपने मन में आए तो कैसे किस तरीके से अपन गूगल पे टाइप करते हैं, राइट, सर्च करते हैं, बिल्कुल उसी तरह YouTube भी गूगल के बाद का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन बन चुका है आज की तारीख में। लेकिन दूसरी तरफ टिकटॉक ये बस एक एंटरटेनमेंट ऐप है, उसका मोटो ही सिर्फ एंटरटेनमेंट है। यानी कि टिकटॉक के ऊपर अपन कुछ बेसिकली सर्च नहीं कर सकते, बस स्क्रॉल करते जाओ। वैसे तो बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स और ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने टिकटॉक को भी वैल्यू ऐड करने की कोशिश करी, जैसे कि अंकित भाटिया, बहुत ही जबरदस्त बंदा है ट्रैवल ब्लॉगिंग के फील्ड में, उसका बहुत अच्छा नाम है, उसने भी काफी अच्छा सक्सेस हासिल कर लिया, लेकिन एक लिमिट के बाद उसकी सक्सेस रेस्ट्रिक्टेड रहेगी। इट मींस टिकटॉक पे अपन जितना चाहे वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेंगे ना, जैसे DIY वीडियोस, क्रिएटिव वीडियोस, कुछ आइडियाज, तो भी वो उतने नहीं चलते जितना क्रिंज चलता है। टिकटॉक का एल्गोरिथम ही कुछ इस तरीके से बना है। देखो यार, अंकित भाटिया जैसे एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर कभी भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को गाली नहीं देता, या तो उसके अंदर वैल्यू ऐड करता है या फिर उसके अंदर ऑलरेडी जो टूल्स है ना उनका इस्तेमाल करके अपने आप को बेनिफिट करा के लेता है। यही रोल होता है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर कंटेंट क्रिएटर का। तो मैंने भी कुछ इसी तरीके से टिकटॉक का भी यूज करना चाहा। मैंने भी छोटे 30 सेकंड से 1 मिनट के वीडियोस, रिव्यू वीडियोस बना के अपलोड करने की कोशिश करी, लेकिन फिर वही बात हुई, टिकटॉक का एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से सेट किया गया है कि वो बस क्रिंज एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ एलिमेंट से ज्यादा दिखाता है। कुछ सर्च नहीं कर सकते, बस स्क्रॉल किए जाओ, वीडियोस देखते जाओ, बस इतना ही काम कर सकते हैं। तो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उसका एक हद से ज्यादा यूज नहीं कर पाता अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। डेफिनेटली अगर वो एक सीरियस कंटेंट क्रिएटर है तो वो टिकटॉक के लिए नहीं बना, टिकटॉक से वो कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर वो क्रिंजी एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ कंटेंट क्रिएट करता है तो टिकटॉक उसे बहुत ही अलग लेवल पे पहुंचा सकता है, क्योंकि टिकटॉक की रीच बहुत जबरदस्त है। देखो मुझे भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ टिकटॉक से, बट स्टिल मैंने कभी टिकटॉक को गाली नहीं दी। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ उसका यूनिकनेस, उसका पोटेंशियल। आप मुझे बताओ, इंडिया का ऐसा कौन सा ऐप है जिसे हम यूट्यूब के साथ कंपेयर कर सकते हैं? टिकटॉक ने वो कर दिखाया। सिर्फ 2.5-3 साल में ही टिकटॉक की पॉपुलैरिटी, टिकटॉक की रीच इतनी बढ़ गई कि उसे लिटरली यूट्यूब के साथ कंपेयर करने लगे। हालांकि ये बात अलग है कि दोनों का कंपैरिजन कभी हो नहीं सकता, बट स्टिल लोग टिकटॉक को उतना इंपॉर्टेंस देने लगे जितना एक यूट्यूब को दिया जाता है। देखो यारो, एक बिजनेस माइंड से सोचा जाए तो टिकटॉक बस एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म था जिसपे छोटी वीडियोस 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट की वीडियो, प्योर एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस अपलोड की जा सके। लेकिन हम हिंदुस्तानियों ने एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन ही बदल डाली। हम लोगों ने इतना क्रिंज भरा, इतना क्रिंज पेला इस प्लेटफॉर्म पे। देखो कुछ भी अब क्या बोले यार, ये किसकी गलती है? ये टिकटॉक की गलती है या कंटेंट बनाने वाले की गलती है? पूरी तरीके से टिकटॉक की गलती नहीं है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ठीक है? टिकटॉक और ये कंटेंट क्रिएटर्स, ये बच गई ताली। देखो यार, टिकटॉक ये एक चाइनीज ऐप है तो उसका जाहिर सी बात है बंद हो जाना बहुत जरूरी था, जो कि हो गया, अच्छी बात है। अब आगे क्या? हम हिंदुस्तानियों की सालों पुरानी एक कमजोरी की जब बात देश को लेकर आती है ना, देशभक्ति को लेकर, तो हम हद से ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं बिना सोचे समझे। बीच में ही किसी ने हवा बना के रख दी, मित्रों ऐसे कुछ ऐप था, तो वो ऐप आने वाले टाइम में इंडिया में टिकटॉक बनने जा रहा है। चाइना के टिकटॉक को रिप्लेस करने वाला ऐप निकल कर आया है। ऐसी मार्केट में हवा फैल गई, बस लोगों ने धड़ाधड़ से मित्रों डाउनलोड करना शुरू कर दिया। बाद में एक डिटेल एनालिसिस करने के बाद ये बात सामने निकल कर आई कि वो ऐप हिंदुस्तानी ना होते हुए पाकिस्तान में डेवलप किया गया एक ऐप था, जिसका सोर्स कोड चाइना से खरीदा था सिर्फ $35 में। अब बताओ क्या
क्या है यार, किस काम की देशभक्ति है आप मुझे बताओ। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, लाखों डाउनलोड्स मिल गए थे इस ऐप को, भर भर के परमिशंस दे दिए लोगों ने। अलाउ लोगों को जनरली आदत होती है कुछ पढ़ना लिखना नहीं, बस अलाउ कर देना है सारे परमिशंस को। अब फिर भी यहाँ पे नीचे कुछ कमेंट्स में बोलेंगे कि हम लोगों ने तो नहीं किया भी रहेगा तो भी बोलेंगे नहीं किया। अब बताओ, देखो यार बात इतनी सीधी भी नहीं है। मतलब सिर्फ एक ऐप डिलीट करने से हम अपनी देशभक्ति जाहिर नहीं कर सकते, बहुत कुछ करना जरूरी है। हर एक निगेटिव चीज के अंदर एक पॉजिटिव चीज छुपी रहती है, जैसे कि ये क्रिएटर्स। अब आप मुझे बताओ, ये गरीब क्रिएटर टिकटॉक डिलीट होने के बाद क्या करेगा, कहां से उसको इजी फॉलोअर्स मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो कितना टफ है आप जानते ही हो यार। 100 बात की एक बात कड़वा सच है, ये भी चाइनीज है, ये भी चाइनीज है, ये भी चाइनीज है, ये भी चाइनीज है। हम नाम के इंडियन से, सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि काम से इंडियन बनने का समय आ चुका है। आप मुझे बताओ हम लोगों में क्या कमी है। हमारे पास अच्छे रिसोर्सेस है, स्किल्ड एम्प्लॉयज है, अच्छी बुद्धिमत्ता वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है। गूगल के सीईओ को ही देखो, इंडियन ही तो है। नासा में देखो कई सारे टेक्निकल पर्सन इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो इंडिया के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आखिर कहां गए। हम एक ऐसा ऐप, सिंपल सा एंटरटेनमेंट ऐप क्यों नहीं बना सकते जो टिकटॉक को टक्कर दे सके, जिसके सामने टिकटॉक एक छोटे चूहे की तरह दिखे। अरे शर्म करो, कुछ अच्छा काम करो। ये ऐप वेब डिलीट करने से मुझे नहीं लगता चाइना की इकोनॉमी को बहुत बड़ा तगड़ा वाला झटका लगेगा। अब बात की गहराई को समझे तो चाइना एक ऐसा कंट्री है, इतना कंस्ट्रक्टिव है कि वो हजारों चीजें आए दिन इन्वेंट करता है, डेवलप करता है और पूरी दुनिया को मुहैया करता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है किसी भी देश के लिए। अमेरिका जैसा देश भी आज चाइना की प्रोडक्टिविटी को बीट नहीं कर पा रहा। तो आप समझ सकते हो कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कितनी ज्यादा है पूरी दुनिया की, जिसमें इंडिया का हिस्सा सिर्फ 3% है। तो आप समझ लो कि ये ऐप वैप ये सब खेल कितना चिंदी खेल है यार। असली देशभक्ति कब शुरू होगी, जब अपने हिंदुस्तान में सारी चीजें बनना शुरू हो जाएगी। मेड इन इंडिया वाली, मेक इन इंडिया वाली नहीं, फर्क है दोनों में। कुछ लोग बस इस भ्रम में है कि हम लोगों ने शुरुआत तो की है ना, मतलब अब तक तो सब चाइना में ही बनते आ रहा है। इस फोन की बात करें तो जो भी मोबाइल फोन्स मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं वो सारे चाइना से है। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में है, दिल्ली के नोएडा में, जिसे सैमसंग ओन करता है, चाइना में नहीं है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि इंडिया में सारी चीजें चाइनीज होती है। हिंदुस्तान ने शुरुआत तो जरूर की है। मतलब एक फोन को अगर मैन्युफैक्चर करना है तो उसके अंदर के 85% पार्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, ये सच बात है। यहाँ तक कि हम लोगों ने प्रोसेसर्स भी बनाना शुरू कर दिए। इंडियन गवर्नमेंट ने IIT मद्रास को फंड्स दिए हैं, जिसकी हेल्प से वहाँ का रिसर्च एंड एनालिसिस डिपार्टमेंट ने एक अच्छा खासा प्रोसेसर बनाया है, जिसका नाम उन्होंने बड़ा ही प्यारा सा क्यूट सा रखा है, शक्ति। हाँ, हालांकि ये बात अलग है कि इसकी टेक्नोलॉजी आज बहुत ज़्यादा पीछे है कंपेयरिंग टू द क्वालकॉम और इंटेल। ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, इनके पास सालों का तजुर्बा है। हम लोग बस नए नए हैं इस फील्ड में। शक्ति का प्रोसेसर 22 नैनोमीटर पे बनता है आई गेस, और इंटेल और क्वालकॉम ने 7 नैनोमीटर 8 नैनोमीटर वाली टेक्निक ऑलरेडी डेवलप कर रखी है। तो उनके प्रोसेसर की कंपैरिजन में हमारे प्रोसेसर की पावर आज भी भले ही कम है, लेकिन हम लोगों ने शुरुआत तो की है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी देश के लिए। अपने खुद का प्रोसेसर बनाना, यार कौन करता है ऐसे। अपने देश की डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन सवाल है उसकी स्पीड को लेकर, जो कि बहुत ही कम है। ये बहुत बड़ा कंसर्न है बाय द वे, और यहाँ पे भी अपने सेंटिमेंट्स बीच में आते हैं। यार पिछले 70 सालों में वो वाली सरकार ने कुछ नहीं किया, ये तो अभी अभी आए, इनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, राइट? नहीं, ऐसे नहीं है। पिछले 70 सालों में कंप्यूटर्स और इंटरनेट की टेक्नोलॉजी भी पूरी दुनिया में अंडर डेवलप थी। बहुत ही कम ऐसी गिने चुने कंट्रीज है जैसे कि जापान, इजराइल, जिन्होंने सही मायने में जीरो से ऊपर उठ के फिनिक्स बर्ड की तरह एक नई ऊंचाई हासिल कर ली। बट अपना देश वो नहीं कर पाया। बट इट डजंट मीन कि आने वाले 70 सालों में भी हम यही एक्सक्यूज आगे करते आएंगे, ये तो गलत है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। आम जनता बेवकूफ बन सकती है, बट इट डजंट मीन कि उसे बेवकूफ बनाए रखना चाहिए। बिजनेस एथिक्स को थोड़ा और फ्लेक्सिबल और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बनाना है। जो हिंदुस्तान से बाहर गए हैं इंजीनियर्स, उन्हें वापस अपने देश में बुलाना चाहिए। उसके लिए जो भी करना पड़े करना चाहिए। तो 100 बात की एक बात की ग्रेविटी को समझे तो रफ्तार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और ऐसे एक्सक्यूजेस देते हैं ना, तो एक दिन पूरी दुनिया अपने से बहुत ज्यादा आगे जाएगी और अपन पता नहीं कहां पीछे लाइन में खड़े रहेंगे। और रही बात हेल्थ केयर को लेकर, यानी कि अपना चैनल जो हेल्थ केयर से जुड़ा है, तो हेल्थ केयर की भी बातें होनी चाहिए, राइट? इंडिया को दुनिया की फार्मेसी बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा फार्मा मार्केट है। यहाँ पे दवाइयाँ बनती है, पूरी दुनिया में सप्लाई होती है, फिर चाहे वो वैक्सीन की बात करें या किसी भी किस्म के मेडिसिन की बात करें। लेकिन इसके नीचे एक डार्क रियलिटी ये है कि यहाँ पे जो मेडिसिन बनते हैं उनका रॉ मटेरियल
लगभग 60 से 70% रॉ मटेरियल आज चाइना से आ रहा है। थैंक्स टू द कोरोना ये सारी चीज़ों को लेकर सरकार फोकस्ड हुई और पिछले 3 महीनों में कुछ ऐसी पॉलिसीज निकल कर आई ना, जिसके कारण आज ये जो रॉ मटेरियल होता है ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोला जाता है, इन रॉ मटेरियल्स को इंडिया में बनाना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन ये भी बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसको भी 4 साल तो पकड़ के चलो आप आराम से लगेंगे। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया का फार्मा मार्केट, जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, वो भी किस तरीके से चाइना पे डिपेंडेंट है। और इसी रफ्तार को और तेज करने के लिए एक अच्छे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे बात कुछ अलग ही किस्म की, अगर कोई पॉलिटिशियन या कोई सेलिब्रिटी बीमार पड़ता है ना, तो देश के बाहर चला जाता है। कैंसर हो गया, ये यूएस में चला गया ट्रीटमेंट के लिए, फिर सालों की जिंदगी आराम से जी रहा है। और रही बात इंडिया की आम जनता की, यानी कि मिडिल क्लास या बहुत ही गरीब कोई बंदा रहेगा, तो उसे यार सरकारी हॉस्पिटल में जैसे जैसे ट्रीटमेंट करना पड़ता है, इंश्योरेंस कंपनीज के आगे भीख मांगनी पड़ती है कि यार प्लीज हेल्प कीजिए, और आखिरकार कई कोने में ऐसे गुमनाम मौत मर जाता है, वो भी तड़प तड़प के। इसे तो यार डेवलपमेंट नहीं बोल सकते अपन, राइट। तो इस बड़े से विशाल से ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के बाद हमें क्या सीखना चाहिए? हम लोग बहुत पीछे हैं, पूरी दुनिया से बहुत पीछे है। हम लोग जता सकते हैं कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत काम बाकी है। हम करेंगे और एक सही मायने में अच्छा हिंदुस्तान बनाएंगे, जो हम गर्व से बोल सके। जय हिंद।